हेलो एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है, आपके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं इस चैप्टर के, तो आपने नहीं पढ़े हो तो उनको पढ़ लेना पहले, उसके बाद में हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये आपका लेक्चर थर्ड है, एल थर्ड। तो आप देखिए क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब महत्व क्या होता है माइटोसिस का, वो हमें पूछ रहा है। तो क्या होता है कि माइटोसिस, आपको पता है माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होती है जिसमें 2n से 2n ही हमें मिलता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं। ठीक है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस आपका डिवीजन उसमें हाफ हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इसे मियोसिस बोलते हैं। इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिप्लॉयड सेल्स में ही होगा माइटोसिस ओनली। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, एंड सम सोशल आपके इंसेक्ट्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाई माइटोसिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है इस चैप्टर में, जो स्टार्टिंग में पहला लेक्चर मैंने लिया था, तो उसमें मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे जीनोट फेज, तो उसमें एक एडिशनल एक पैरा था जिसमें बताया गया था कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारा रेस्ट्रिक्टली आपका डिप्लॉयड सेल्स में है, लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कुछ लोअर प्लांट आते हैं हमारे, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स आते हैं जो हैप्लॉइड सेल्स होके भी वो डिवाइड करते हैं बाय द माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस होती है उनमें। जैसे आपका इंसेक्ट कौन सा हो गया, जैसे आपने बी पढ़ा होगा जिसमें ड्रोन बनते हैं, तो उनमें माइटोसिस होता है, और लोअर हमारे प्लांट्स भी आते हैं कुछ उसमें। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन। आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि महत्व क्या होता है डिवीजन का इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि हमारी लाइफ, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है उसमें डिवीजन का महत्व क्या है, मतलब विभाजन का महत्व क्या है, वो बहुत ज़रूरी है हमें समझना। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे जब 12th का चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आपकी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स के बारे में दे रखा है। और हम आगे चल के जब हम 12th क्लास में आएंगे तो हम ब्रीफली जानेंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो कह रहा है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड ड्यूटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। तो हमारी जो माइटोसिस क्या होती है, वो रिजल्ट करती है हमें प्रोडक्शन में कि 2n से 2n ही बनेगा, मतलब डिप्लॉयड ड्यूटर सेल से ही डिप्लॉयड ड्यूटर सेल्स ही बनेंगी, और जो आइडेंटिकल होंगी अपने एक दूसरे के, आइडेंटिकल होंगी जेनेटिक कंपोनेंट के लिए। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। तो हमारी जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के दौरान ही होती है। माइटोसिस ही होता है उनमें सेल्स में, इसीलिए हमें ग्रोथ मिलती है। Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm। तो सेल ग्रोथ हमारी किस में होती है, सेल ग्रोथ हमारी होती है, रेशियो होता है किसका, न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि माइटोसिस में 2 टाइप की आपकी सेल ग्रोथ होती है, जिसमें सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जैसे हम न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, आपको पता है। रेशियो होता है किसका, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो क्या है, देयर पर बिफोर एसेंशियल फॉर द सेल डिवाइड टू रिस्टोर करता है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इन सेल रिपेयर। तो हमारी जो सिग्निफिकेंस है डिवीजन का, सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, वो सबसे ज़्यादा आपका सेल रिपेयर में है, जिसमें जैसे आपकी सेल क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जैसे आपको चोट लग गई है, तो माइटोसिस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, सेल रिपेयरिंग में। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो हमारी सेल होती हैं, अपर लेयर होती है सेल की एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, जो हमारी गट की लाइनिंग होती हैं, गट की लाइनिंग में जो सेल्स हैं, और जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। और ये आपको पता है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती रहती हैं, मतलब हमारी जो एपिडर्मिस है वो एज इट इज़ नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। और गट की जो लाइनिंग है एसिड की वजह से ख़राब हो जाती है, लाइनिंग हमारी डैमेज हो जाती है, तो वो भी हमारी रिप्लेस होती रहती है कॉन्स्टेंटली। और आपकी ब्लड सेल भी आपको पता है RBCs 120 डेज़ में बढ़ती हैं, और WBCs हमारी 60 to 80 डेज़ में बनती हैं, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन इन द होता है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनको हम हमारे किस में मिलते हैं, प्लांट सेल में मिलते हैं।
तो प्लांट में मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारे परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं, ये हमारे डिवीजन वाले टिश्यू होते हैं जिसमें डिवीजन होता रहता है। तो इसमें कौन से आपके बोर्ड आते हैं, तो हमारा आता है द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम आता है हमारा। प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे प्लांट में भी आपकी माइटोटिक डिवीजन होती है ना, तो उसमें स्पेशली हम मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपिकल एंड द लेटरल जो कैम्बियम होता है रिजल्ट इन अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट दियर लाइफ। तो ये इसीलिए माइटोटिक डिवीजन की वजह से ही हमें क्या मिलता है, एपिकल और लेटरल कैम्बियम में डिवीजन होता रहता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। तो हमें क्या मिलता है कि हमारा जो प्लांट है वो थ्रू आउट दियर लाइफ कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें माइटोसिस हो रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मियोसिस। अब हम मियोसिस को ब्रीफली जानेंगे कि मियोसिस है क्या। तो मियोसिस आपका फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में होगा। जैसे आपने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा था। तो इसमें क्या है, मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है उसमें हमारी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा भी है वो, तो उसको ब्रीफली जानेंगे। फिर मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मियोसिस होता क्या है वो आप जान लें। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ऑफस्प्रिंग का बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। तो आपको पता है कोई भी ऑफस्प्रिंग का जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा होता है, और वो फ्यूजन किससे होता है, दो गैमीट का फ्यूजन होने से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, सिर्फ और सिंगल पेरेंट होता है उसमें। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट का जरूरत होती है, दो पेरेंट आपके यूनिसेक्सुअल आपके क्या होने चाहिए, पेरेंट होने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, हमें दो गैमीट मिलेंगे। तो दो गैमीट के फ्यूजन से हमें क्या मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो प्रत्येक के पास में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसमें आपके क्रोमोसोम आ जाते हैं 23, और 23 ये किसके हो जाएंगे, मदर के हो जाएंगे, और 23 आपके किसके हो जाएंगे, फादर के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलता है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। जो गैमीट बनते हैं वो हमारे स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। गैमीट कहाँ से बनते हैं आपके, वो फॉर्म होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells। तो हमारी जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स होती हैं हमारे पास में वो डिवीज़न करती हैं और उनमें रिडक्शन होता है किसके तौर पे, क्रोमोसोमल नंबर के तौर पे उनमें डिवीजन होता है और वो हाफ हो जाती हैं। उसके बाद में फिर हमारी बनती हैं, किसका प्रोडक्शन हो जाता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस काइंड ऑफ डिवीजन को हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस बोल देते हैं, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, उस डिवीजन को हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस बोल देते हैं। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो मियोसिस इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन होगा हमारा हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है हमारा, रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। ठीक है, याद रखना है आपको। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है तब हम क्या करते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस आपका होता है, एंड एनिमल्स में भी यही गैमेटोजेनेसिस होता है अक्रॉस मियोसिस की। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। और ये लीड किसको करता है कि इससे हमारे हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर फॉलोड एज। तो की फीचर क्या है आपके, 3-4 की फीचर हैं वो देख लीजिए। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जिसमें आपका देखो मियोसिस सेकंड और फर्स्ट के अंदर रखा है, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसको हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, और जिसमें आपका सेल डिवीजन होगा एंड सेल डिवीजन कॉल्ड आपका मियोसिस सेकंड। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल आपकी साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की होगी। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स। तो हमारा जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो उन्हीं से शुरू होता है, मतलब शुरू होता है कब होता है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हैव रेप्लिकेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स
एट द एस फेज। तो जैसे ही एस फेज में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है वैसे ही हमारा जो मियोसिस फर्स्ट है वो इनिशिएट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हमारी मियोसिस क्या करता है, इन्वॉल्व होता है मियोसिस में क्या क्या, कि पेयरिंग होती है हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, एंड रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमेटिड्स। जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जस्ट मिनट, ये क्या बना दिया मैंने, तो ये आपके क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है किस किस के बीच में, हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, मियोसिस वहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन है, ये दोनों आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके बीच में क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा, तब हमारा मियोसिस अकर होता है या फिर इन्वॉल्व होता है उसमें। फिर आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद में मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर कार्ड। देखो अब इसमें आपके मियोसिस के इवेंट दे रखे हैं। जैसे मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट आएगा, तो प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेज है, उसमें फेज है ये कह सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, 4-5 भागों में और बांट रखा है प्रोफेज फर्स्ट को मियोसिस फर्स्ट में, तो उसके बारे में ब्रीफली जानेंगे। फिर मेटाफेज वैसा ही है, एनाफेज भी वैसा ही है, टेलोफेज भी वैसा ही है। और मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल आपका माइटोसिस की तरह है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और समझने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊँगी वैसे वैसे आप समझते जाना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, मियोसिस कब होता है ऑर्गेनिज्म में, तो मियोसिस कब होता है हमारा, अकर कब करता है, जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा मियोसिस आपका अकर करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं इस पैरा से। फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहला स्टेज हमने पढ़ लिया है कि उसमें 5 भागों में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, जैसे माइटोसिस को कर रखा है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वैसे इस मियोसिस फर्स्ट को आपको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपका प्रोफेज फर्स्ट आता है, उसके बाद में आपका मेटाफेज फर्स्ट आएगा, फिर आपका एनाफेज फर्स्ट आएगा, फिर आपका टेलोफेज फर्स्ट आएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट पढ़ने के लिए हमें 5 स्टेजेस से और गुजरना पड़ेगा। जो आपकी स्टेजेस हैं आपकी कौन सी, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पेकाइटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया और डायगोनेसिस हो गया। इन 5 स्टेजेस को हम अच्छे से ब्रीफली जानेंगे क्या है, और बेसिक कुछ चीज़ें ये बता दूंगी जिससे कि आप पहचान सकते हो कि ये लेप्टोटीन में हो रहा है और ये जाइगोटीन में हो रहा है। तो हमारा जो प्रोफेज फर्स्ट है वो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है, इज टिपिकली लॉन्गर होता है एंड द मोर कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने आपको बताया ये मोर कॉम्प्लेक्स और टिपिकली लॉन्गर होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज से अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो ये टिपिकली लॉन्गर होगा और मोर कॉम्प्लेक्स होगा। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है इनटू फॉलोइंग द 5 फेजेस में, और फर्दर इसको हम 5 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। जैसे क्रोमोसोम हमारे बिहेवियर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम 5 फेजों में इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। 5 फेज कौन से हैं, पहला है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायगोनेसिस, याद रखना है आपको। तो देखो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, लता जरा पानी दे दो, ऐसे आपको याद रखना है। ये चारों जो 5 आपकी स्टेजेस हैं उनको ये आपको याद रखना है कि हमारी जो 5 स्टेजेस हैं वो मियोसिस फर्स्ट में आती हैं, और मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस हैं ये, ठीक है, फेजेस हैं, आप मान के चलिए 5 फेजेस के। तो आपको याद रखना है कि डिप्लोटीन पहले आएगा या फिर डायगोनेसिस पहले आता है, जनरली ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको पता है टीन आ रहा है तो चारों टीन पहले आ जाएंगे, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन, उसके बाद डायगोनेसिस लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसे आपको इजीली याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए ड्यूरिंग डिप्लोटीन आपको लेप्टोटीन पहले स्टेज पढ़ेंगे। ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्या होता है, स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमारे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के। द कंटिन्यू थ्रू आउट लिप्टोटीन, जो हमारा क्रोमोसोम का कंपोनेंट होता है वो हमारा थ्रू आउट लिप्टोटीन दिखता रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, इसको कर देते हैं जाइगोटीन। अब पढ़ेंगे हम जाइगोटीन स्टेज के बारे में। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो आपको जैसे भी आपको पूछा जाए आपसे सिनेप्सिस कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि सिनेप्सिस एस आ रहा है और जाइगोटीन जेड आ रहा है। तो सिनेप्सिस कहाँ होगा, कौन से स्टेज में होगा, तो प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन स्टेज में आपका सिनेप्सिस होता है। मैचिंग के लिए आ जाता है कि सिनेप्सिस किस में होता है, तो सिनेप्सिस आपका जाइगोटीन में हो जाता है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो हैं आपके उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज indicate that chromosome synapsis is accomplished by the completion
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम देते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी हमारा किसे बन जाता है, जाइगोटीन प्रोसेस में बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि सॉरी मैचिंग के लिए आपको दे दे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो आपको जवाब देना है कि वो जाइगोटीन स्टेज में बनता है। फिर देखिए द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्सिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट। इसी को हम बाइवेलेंट बोल देते हैं। बाइवेलेंट का मतलब है जैसे कि आपके 4 टेट्राड बन जाएंगे, मतलब 4 आपके क्रोमोसोम होंगे, तो उसको बाइवेलेंट बोल देते हैं, और अ टेट्राड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल होता है एट द नेक्स्ट स्टेज, और नेक्स्ट स्टेज में आपको अच्छे से देख सकते हैं आप इसको। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफिस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट होती हैं ये दोनों स्टेजेस, जिसको हम शॉर्ट लिव्ड कंपेयर्ड नेक्स्ट स्टेज से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, पेकाइटिन। अब पेकाइटिन में क्या होता है, देखो जनरली मान के चलो, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लेप्टोटीन के बारे में। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम आपके ग्रेजुअली क्या हो रहे होते हैं, ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, और वो कॉम्पैक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेटोडीन आपका होता रहता है। उसके बाद में आती है जाइगोटीन स्टेज, दूसरी सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में आपकी यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट कर देते हैं पेयरिंग टुगेदर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, इसको हम सिनेप्सिस बोल देते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा जब देखा जाता है उसको, तो उस स्टेज में आपको क्रोमोसोम सिनेप्सिस मिलते हैं, एंड और वो आपका एक फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये चीजें आपको दोनों स्टेज में याद रखनी है। अब थर्ड स्टेज आती है पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड जो आपकी बनी हुए हैं, बाइवेलेंट बना हुआ है आपका, ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स become distinct and clearly appears as tetrad। तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि आपके ये टेट्राड बन चुके हैं, किसमें, पेकाइटिन स्टेज में। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उनमें हो जाता है। फिर उसके बाद में द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, आपका बेटा यहाँ पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो पेकाइटिन में आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे देखिए ये आपके क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताए थे, इनके दोनों के बीच में, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी बताए मैंने आपको कि ये आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एन और एस। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसके दौरान हमारे क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअली क्या होता है कि एक्सचेंज हो रहा होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। 2 होमोलोगस जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फेज ऑफ पेकाइटिन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर हमारी जो हो रही होती है वो एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेज है मियोसिस फर्स्ट का, और मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट का या फिर मियोसिस फर्स्ट का भी बोल सकते हैं, जिसमें आपकी जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। तो आपको याद रखना है वो क्या है, पेकाइटिन है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, और जिस एंजाइम जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम क्या है, तो वो आपका रिकॉम्बिनेज है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द ट्रू क्रोमोसोम्स। जो आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है लीड करती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एंड जो ट्रू क्रोमोसोम होते हैं उनके साथ में। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। तो पेकाइटिन के एंड होने पे ही आपकी जो रिकॉम्बिनेशन होती है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में वो कंप्लीट हो जाती है जब हमारा पेकाइटिन एंड हो जाता है उसके बाद में, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको लिंक्ड साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर मिल जाएगा ड्यूरिंग द पेकाइटिन स्टेज, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी फोर्थ, वो क्या है हमारी डिप्लोटीन। तो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सन, डिसोल्यूशन सॉरी बेटा। तो यहाँ पे डिप्लोटीन के दौरान आपको क्या दिखेगा कि आपकी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था किस स्टेज में, हमारा जाइगोटीन स्टेज में,
जाइगोटीन स्टेज में जो सिनेप्टोमेरियम कॉम्प्लेक्स में आता, तो डिप्लोटीन में आके वो डिसोल्यूशन हो जाता है। उसका डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि वो घुलने लगता है। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बाइंड आपका क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऑफ अ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वो डिप्लोटीन स्टेज में आके वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वो वहाँ पे अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन बाकी का जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कंबाइंड हुआ है, रिकम्बाइंड हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन होने लगता है, उसका मतलब घुलने लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की जगह पे डिसोल्यूशन नहीं होता है। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है आपका क्या, किएंजिमेटा। इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, किएंजिमेटा बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि किएंजिमेटा आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका डिप्लोटीन स्टेज में मिल जाएगा। ठीक है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ आपके oocytes होते हैं वर्टिब्रेट्स में, जैसे आपने पढ़ा होगा जब हम लोग जो मेल फीमेल होती है तो इनकी एक oocyte स्टेज होती है। सम वर्टिब्रेट मतलब हम लोगों को ले लीजिए आप, तो डिप्लोटीन स्टेज हो जाती है, वो लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है हमारी oocyte सेल्स। जैसे ही जब एम्ब्रियोनिक स्टेज हो रहा होता है तो हमारी oocytes बन चुकी होती हैं। ठीक है, तो उस स्टेज में जाके कुछ मंथ और कुछ साल के लिए हमारी जो oocyte होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, मतलब अरेस्ट हो जाती हैं। तो वो स्टेज कौन सी होती है, तो वो हमारी डिप्लोटीन स्टेज होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑब्जेक्ट, जैसे oocytes का मतलब क्या है, एग का फॉर्मेशन होना। ठीक है, एग का बनना, तो एग का फॉर्मेशन आपका बन जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, लेकिन वो कुछ सालों के लिए या कुछ मंथ के लिए, कुछ सालों के लिए वो अरेस्ट हो जाता है कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। फर्दर जब हम अडल्टहुड में या फिर हम टीनेज में आ जाते हैं तो हमारा डिप्लोटीन स्टेज दोबारा से बनने लगता है, कंप्लीट होने लगता है, तो उसी से हमारे ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिप्लोटीन स्टेज में एग शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम केंजमेटा बोलते हैं, और ये शेप स्ट्रक्चर बनता है वो डिप्लोटीन स्टेज में बनता है, याद रखना है आपको। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेजेस, मियोटिक फेज की आपकी मियोसिस फर्स्ट फेज की आपकी फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में होता क्या है, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ केंजमेटा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मार्क जो टर्मिनाइजेशन हो जाता है केंजमेटा का, वो कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका डाइकाइनेसिस में। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, इस फेज में हमारे जो क्रोमोसोम है वो क्या है, फुल्ली कंडेंस्ड हैं। एंड द मियोटिक जो स्पिंडल होता है आपका इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन के लिए ये तैयार रहता है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के एंड में क्या होता है, द न्यूक्लियस जो होता है हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ डाइकाइनेसिस डिसअपियर हो जाएगा, एंड द जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद में। ठीक है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज, तो हमारा जो डाइकाइनेसिस होता है आपको पता है रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, कि हम मेटाफेज स्टेज में पहुंचने वाले हैं या जाने वाले हैं प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट में। तो आपको ये चारों पांचों स्टेजेस हैं जो याद रखनी है। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस, तो पहला आपका क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको मियोसिस की जो इवेंट है वो करेक्टली सीक्वेंस करने हैं। जैसे क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है। सिनेप्सिस कब होता है, तो वो जाइगोटीन स्टेज में होता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ केंजमेटा किस में होता है, तो टर्मिनाइजेशन ऑफ केंजमेटा आपका किस में होता है बेटा, वो होता है डाइकाइनेसिस में। ठीक है, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो डिसअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियस भी आपका डाइकाइनेसिस में होता है। तो आपको याद रखना है कि टर्मिनाइजेशन ऑफ केंजमेटा भी आपको डाइकाइनेसिस में मिलता है, जिसमें मैंने आपको मार्क करके रखा हुआ है, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ केंजमेटा। ठीक है, तो ये भी आपका डाइकाइनेसिस में हो रहा है प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में। और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी आपका जो न्यूक्लियस आपका यहाँ पे देखिए, आपका जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है बस। तो आपने पढ़ा है कि हमने स्टेज को कैसे याद किया था, लता जरा पानी दे दो, ऐसे हमने याद किया था। तो आपको स्टेजेस को बस सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, सिनेप्सिस आ जाएगा, क्योंकि लता जरा तो जेड पहले आ जाएगा, सिनेप्सिस पहले आ जाएगा, जाइगोटीन पहले आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, फिर पानी, लता जरा पानी, तो पानी में आपका क्रॉसिंग ओवर आ जाता है, तो हमारा पी आ जाएगा, मतलब पैकाइटिन आ जाएगा। उसके बाद में दोनों लगा दो, थर्ड और फोर्थ लगा दो, क्योंकि थर्ड पहले आ जाएगा। थर्ड क्यों आएगा पहले, क्योंकि टर्मिनाइजेशन ऑफ केंजमेटा पहले हो रहा है, उसके बाद में हमारे जो डिसअपियर हो रहे हैं हमारे न्यूक्लियस ऑफ
न्यूक्लियस हो रहे हैं डिस्पियर, और हमारा न्यूक्लियर जो इनवेलप है वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है बस। ठीक है, आइडिया आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब देखेंगे हम मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है। तो जो आपका बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो बना हुआ है वो अलाइन हो जाता है इक्वेटर प्लेट पे। तो जैसे जैसे हमने मेटाफेज जो माइटोसिस में पढ़ा था वैसे वैसे अब आगे बढ़ते जाना है, बहुत ही इजी है। अब यही प्रोफेज था, प्रोफेज फर्स्ट ही था, जो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्गर स्टेज है, तो इसी को ब्रीफली हमें जानना था। तो अब सिर्फ जो जो हमने माइटोसिस में पढ़ा है वैसे वैसे हम आपको आगे कंप्लीट करते जाएंगे। तो बाइवेलेंट जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रोमोसोम का वो अलाइन हो जाता है इक्वेटर प्लेट पे, जिसे हम मेटाफिजिक प्लेट भी बोलते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे माइक्रोट्यूब्यूल आपके फॉर्म हो जाते हैं, बनने लगते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से और होमोलोगस क्रोमोसोम के। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके जो काइनेटोकोर है उसका, उस पर हमारे स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाता है अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। काइनेटोकोर के बारे में जान लो। काइनेटोकोर क्या होता है? तो काइनेटोकोर होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोमियर है, बीच में आपका गोल गोल क्या है, सेंट्रोमियर है, उसमें एक डिस्क लाइक शेप होती है, ये डिस्क लाइक शेप होती है, उसी को हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो उसी से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, स्पिंडल्स अटैच हो जाते हैं। और मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज में ही आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं उनका भी फॉर्मेशन होने लगता है, और अपोजिट पोल पे वो क्या करने लगते हैं, अपोजिट पोल्स पे ये फॉर्मेशन होने लगता है स्पिंडल फाइबर्स का। ठीक है, इसको मैं राउंड गोले में बंद कर दे रही हूँ। ऐसे ये प्रोसेस होती है आपकी किस पे, मेटाफेज में। तो ये जो क्रोमोसोम है, थोड़ा सा मैं इसको अलाइन कर देती हूँ, ऐसे अलाइन हो जाते हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पे, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ऐसे अलाइन हो जाते हैं मेटाफिजिक प्लेट पे। ये मेटाफिजिक प्लेट है आपकी, उस पर अलाइन हो गए, और हमारे ये क्या बन गए, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल बन गए हैं ऊपर, और हमारे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो भी अटैच हो जाएंगे, ऐसे यूं, ऐसे यूं करके स्पिंडल फाइबर भी हमारे काइनेटोकोर से, हमारा काइनेटोकोर है उससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आगे देखेंगे हम एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा प्रोफेज फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, प्रोफेज फर्स्ट है, जिसमें हमारे क्रोमोसोम का जो किएन्ज़ स्टेज है वो बन चुकी है, और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन चुका है, और आपका टर्मिनाइजेशन हो चुका है किएन्ज़ का, और ये हमारे क्रोमोसोम हमको मिल गए हैं। उसके बाद में आपको बताया मैंने कि मेटाफिजिक प्लेट पे आपके जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाएंगे, तो ये हो चुके हैं। फिर एनाफेज में वही चीज़ है सेम जो माइटोसिस में पढ़ा है हमने वो, फिर हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा। उसके बाद में आपके टेलोफेज में आपके ड्यूटर सेल्स बन जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो आगे की प्रोसेस देखो, आगे की क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है एनाफेज में कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, वही प्रोसेस है सेम। वाइल जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं रिमेन्स एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर, जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो रिमेन्स एसोसिएटेड रहते हैं विद देयर सेंट्रोमियर से, एक दूसरे के सेंट्रोमियर से, मतलब सेंट्रोमियर से वो अटैचड रहते हैं, ऑलरेडी एसोसिएटेड रहते हैं। और हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं, ठीक, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो रिमेन एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, मतलब उनके सेंट्रोमियर से। फिर टेलोफेज फर्स्ट में क्या पढ़ा है, आपको पता है टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आपका रिपेयर हो जाएगा दोबारा से, और हमारा जो साइटोकाइनेसिस है वो फॉलो करने लगेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब साइटोकाइनेसिस होगा। दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं इसको हम, इसलिए इसको हम डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। ऑल्दो इन मैनी केसेस जो क्रोमोसोम्स होते हैं डू अंडरगो सम डिस्पर्शन में आ जाते हैं, दे डू नॉट रीच, वो रीच नहीं कर पाते हैं एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में, नहीं कर पाते हैं वो एंटर या रीच नहीं कर पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस स्टेज के बीच में 2 माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं, जिसको हम इंटरकाइनेसिस और एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड इसको बोल देते हैं। इंटरकाइनेसिस क्या है आपकी, शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है, शॉर्ट लिव्ड डिवीजन है। देयर इज नो रेप्लिकेशन डीएनए, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, और इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड के द्वारा फॉलो होता है। अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। सो अब मियोसिस सेकंड में कुछ भी नहीं है, वही रिपीट करना है आपको सारी प्रोसेस को, जो आपका मियोसिस फर्स्ट में था वही सेम करना है यहाँ पे। तो मियोसिस सेकंड में आपका प्रोफेज
सेकेंड आएगा पहले, तो उसमें आपको सभी को पता है कि उसमें आपका डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और यही मार्क करता है कि प्रोफेज सेकेंड का एंड हो चुका है। तो क्रोमोसोम्स अलाइन बिकम कॉम्पैक्ट, और हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिकम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है आपका, आपको पता है मियोसिस सेकेंड है जो इनिशिएट करता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस के, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद ही आपका जो मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट के। मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, और मियोसिस सेकंड हमारी नॉर्मल जो माइटोसिस होती है उसी के द्वारा होता है, उसी के जैसा होता है। माइटोसिस में आपको पता ही है मेटाफेज जो हमारा होता है स्टेज, उसमें आपको पता ही है कि अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, और माइक्रोट्यूब्यूल आपके अपोजिट पोल पे बनने लगते हैं, स्पिंडल गेट अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये आपका मेटाफेज सेकंड कहलाता है। फिर एनाफेज सेकंड आता है, तो एनाफेज सेकंड में वही है आपका कि हमारे जो ये बिगिन हो जाता है विद द साइमल्टेनियस splitting of centromeres से of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allowing them to move towards opposite poles पे of the cell के, और by shortening of माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर से। तो आपको बताया ये सारी प्रोसेस सिंपल हैं। फिर उसके बाद में आपका रीअपेरेंस हो जाएगा किसका, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड दे रखा है, जिसमें आपके 4 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में टीलोफेज आपका लास्ट स्टेज है मियोसिस सेकंड का। तो टीलोफेज सेकंड क्या है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड पे एंड हो जाती है हमारी, इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में वाई अ न्यूक्लियर एनवेलप, और साइटोकाइनेसिस हमारी फॉलो करती है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल्स को, और वहीं पे आपके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का, तो मियोसिस का, सॉरी अगर माइटोसिस मैंने गलत बोल दिया हो तो बात माइंड मत करना, मियोसिस बोलना चाह रही हूँ लेकिन निकल कुछ और रहा है। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस इसलिए ज़रूरी है कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इवोल्यूशन के लिए, तो मियोसिस होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके द्वारा हमारी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमारी मियोसिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको मैंने बता दिया है जितना भी चैप्टर में दे रखा है वो, और मैं एक और चीज़ आपको बता दे रही हूँ बेटा कि आपका सिलेक्शन 2025 के लिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ पूरा, आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ाऊंगी, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी आपका विद न्यूमेरिकल्स, तो आप इस पे बने रहें। ओके, बाय, टेक केयर।